स्टूडेंट्स, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज हम रेस्पिरेटरी चैप्टर के बारे में पढ़ेंगे, तो स्टार्ट करते हैं। आपको पता ही है रेस्पिरेशन का मतलब क्या होता है। यानी कि रेस्पिरेशन का मतलब होता है कि श्वास को अंदर लेना एंड बाहर निकालना। यानी श्वास को इनहेल करना एंड एक्सहेल करने की जो प्रोसेस होती है उसके अपन नॉर्मल भाषा के अंदर रेस्पिरेशन बोलते हैं, या श्वसन की क्रिया बोलते हैं उसको। तो स्टार्ट करते हैं। रेस्पिरेशन is a process in which atmospheric air is inhaled inside the lungs during inspiration by the respiratory tract, and waste air is expelled out from the lungs by the expiration through respiratory tract into the environment. It is also called respiration. यानी कि रेस्पिरेशन का मतलब है कि अपन रेस्पिरेशन के अंदर जो एटमॉस्फेरिक एयर होती है उसको लंग्स के अंदर लेते हैं, उस प्रोसेस को अपन इंस्पिरेशन बोलते हैं। एंड जो अपनी वेस्ट एयर होती है यानी कार्बन डाइऑक्साइड होती है उसको अपन एक्सहेल कर देते हैं अपने रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के द्वारा। उसको अपन बोलते हैं, उस जो प्रोसेस को बोलते हैं एक्सपिरेशन। तो इस जो प्रोसेस को अपन, जो पूरी प्रोसेस होती है इंस्पिरेशन एंड एक्सपिरेशन की प्रोसेस को ही अपन रेस्पिरेशन बोलते हैं। और एक दूसरी जो अपने डेफिनेशन है कि रेस्पिरेशन इज ए प्रोसेस ऑफ गैसेज एक्सचेंज। यानी कि जो रेस्पिरेशन है एक गैसेज एक्सचेंज की एक प्रोसेस होती है जिसके अंदर inhalation of oxygen into the alveoli and expel out the carbon dioxide from the alveoli by the respiratory tract into the environment. It is also known as respiration. तो रेस्पिरेशन के अंदर जो अपन ऑक्सीजन जो होते हैं उसको तो अपन इनहेल करते हैं, एंड जो अपने कार्बन डाइऑक्साइड होती है उसको अपन एक्सहेल करते हैं। नॉर्मल जो अपनी रेस्पिरेशन रेट होती है वो 16 to 20 ब्रीथ पर मिनट होती है। और यदि इफ़ द रेस्पिरेशन रेट इज abnormal, द फॉलोइंग कंडीशन इज अकर इनटू द बॉडी। यदि अपने जो रेस्पिरेशन की जो रेट है वो अगर abnormal हो जाती है तो abnormal जो कंडीशन है उसके अंदर दो प्रकार की बॉडी के अंदर जो कंडीशन होती हैं। फर्स्ट वन है ट्रैकियोपेनिया एंड सेकेंड है ब्रेडिपेनिया। जो ट्रैकियोपेनिया होती है उसके अंदर अपने जो अपनी ब्रीथ होती है वो अपने बढ़ जाती है, मोर देन 24 ब्रीथ पर मिनट हो जाती है अपनी रेस्पिरेशन रेट। एंड जो ब्रेडी पनिया है उसके अंदर अपनी जो रेस्पिरेशन रेट है वो अपने लेस देन 20 ब्रीथ पर मिनट हो जाती है। ये दोनों अपने कंडीशन है जब अपने एबनॉर्मलिटी पाई जाती है रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर। इन रेस्पिरेटरी सिस्टम इज स्ट्रिक्टली डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। यानी कि रेस्पिरेटरी सिस्टम को अपन 2 पार्ट्स के अंदर डिवाइड करते हैं, अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट या फिर अपर रेस्पिरेटरी सिस्टम एंड लोअर रेस्पिरेटरी सिस्टम। अपर रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर अपन नोज, नेजल कैविटी एंड फेरिंग्स होता है उसको इंक्लूड करते हैं। एंड जो लोअर रेस्पिरेटरी सिस्टम है उसके अंदर अपन लैरिंक्स, ट्रेकिया, ब्रोंकाई जिसे ब्रोंकस बोलते हैं, एंड ब्रोंक्यूल्स, एल्विलाई या लंग्स, इसको अपन लोअर रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर इंक्लूड करते हैं। ऑर्गन ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम। तो रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर नोज के अंदर नेजल कैविटी, फेरिंग्स, लैरिंग्स, ट्रेकिया, ब्रोंकाई, ब्रोंक्यूल्स एंड एल्विलाई। तो ये आपको डायग्राम बना लेना है, नॉर्मल डायग्राम है ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम का, इसको ड्रॉ कर लेना है। एसेसरी ऑर्गन ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम, यानी कि जो सहायक ऑर्गन है अपने रेस्पिरेटरी सिस्टम के, वो फर्स्ट वन है डायफ्राम एंड सेकेंड है इंटरकोस्टल मसल्स। द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम इज कंट्रोल एंड रेगुलेट बाय मेडुला ऑब्लिंगेटा ऑफ द ब्रेन। यानी कि अपने जो मेडुला ऑब्लिंगेटा के द्वारा ये अपने रेस्पिरेटरी सिस्टम की जो प्रोसेस होती है वो कंट्रोल एंड रेगुलेट होती है। और ये एक इनवॉलेंट्री प्रोसेस है। इनवॉलेंट्री का मतलब है कि ये एक अनैच्छिक है, मतलब अपनी इच्छा से अपने इसको कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। और वॉलेंट्री का मतलब होता है कि जिसे अपन अपनी इच्छा से कंट्रोल कर सकते हैं, जैसे बोन्स एक वॉलेंट्री है, क्योंकि अपने जो ग्रोथ होती है वो इनवॉलेंट्री है। इसी तरह जो इनवॉलेंट्री में आपको डिफरेंस पता ही होगा। और जो इनवॉलेंट्री जो रेस्पिरेशन होता है वो अपने इनवॉलेंट्री प्रोसेस होती है बॉडी के अंदर। द पल्मोनोलॉजिस्ट इज ए स्पेशल डॉक्टर विच हेल्प टू आइडेंटिफाई द डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट ऑफ डिजीज ऑफ लंग्स। तो लंग्स से रिलेटेड जो भी डिजीज़ होगी उसको आइडेंटिफाई करने के लिए पल्मोनोलॉजिस्ट होता है। यानी कि पल्मोनरी का मतलब होता है लंग्स, आपको पता होना चाहिए पल्मोनरी का मतलब होता है लंग्स। तो लंग्स के डॉक्टर को अपन पल्मोनोलॉजिस्ट बोलेंगे। अब है ऑर्गन ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम। तो फर्स्ट वन है अपने नोज़, यानी कि 7 ऑर्गन थे जिसमें फर्स्ट वन है नोज़, जो कि नोज़ अपने अपर रेस्पिरेटरी सिस्टम का ही पार्ट होता है, फर्स्ट पार्ट होता है जो कि इन्वायरमेंट से कनेक्ट होता है।
Nose is the first part of respiratory system into the body. Nose is the part of upper respiratory tract and that is directly connected to environment. Nose is the cavity-like structure which is present at the bone of the face. The nose is divided into external portion and internal portion. External nose is a portion of nose visible on the face which is consist of bone and hyaline cartilage. The external nose have the two opening. It is also known as nostrils बोलते हैं. तो नोज को भी दो भागों में डिवाइड करते हैं, एक्सटर्नल पोर्शन एंड इंटरनल पोर्शन. जो एक्सटर्नल पोर्शन होता है उसके अंदर अपने जो जो एक्सटर्नल पोर्शन होता है वो अपने हाइलाइन कार्टिलेज से बना होता है और ये जो होता है उसमें नोस्ट्रिल पाए जाते हैं. नोस्ट्रिल का मतलब अपने जो बाहर की तरफ जो दो ओपनिंग होती है उनको अपन नोस्ट्रिल्स बोलते हैं या एक्सटर्नल नेयर भी बोलते हैं नोस्ट्रिल्स को. द नोस्ट्रिल इज ऑल्सो नोन एज एक्सटर्नल नेयर्स. बाउंड्रीज ऑफ नोज. आपको पता होना चाहिए बाउंड्रीज एंड एसोसिएटेड एंड रिलेशन, ये तीनों चीज़ें एक ही होती हैं जो आपको लिखनी पड़ती है. बाउंड्रीज ऑफ नोज इंटीरियरली फ्रंटल बोन होती है एंड ब्रिज ऑफ नोज होता है. पोस्टीरियरली इसमें फेरिंग्स होता है एंड सुपीरियरली इसमें इथेमोइड बोन एंड स्फेनोइड बोन होती है एंड इंफीरियरली इसमें मैक्सिला बोन एंड पेलेटाइन बोन होती है. लेटरली इसके अंदर जाइगोमेटिक बोन होती है. एंड नोज़ के अंदर ये अपन नेजल कैविटी को इंक्लूड करते हैं. तो नेजल कैविटी होती है वो एक डीप होलो मस्कुलर कैविटी होती है जो कि अपने प्रेजेंट होती है नोज़ के अंदर. द नेजल कैविटी इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट बाय द नेजल सेप्टम. यानी जो अपनी नेजल कैविटी होती है वो अपने जो नेजल सेप्टम के द्वारा टू पार्ट के अंदर डिवाइड होती है. नेजल कैविटी हैव द म्यूकस मेम्ब्रेन विच इज कनेक्टिंग ऑफ गॉबलेट सेल, जो कि अपने कंटेन करती है अपने गॉबलेट सेल से कंटेन होती है, से युक्त होती है. द गॉबलेट सेल इज ए स्पेशल सेल विच इज़ प्रेजेंट इनटू द म्यूकस मेम्ब्रेन. यानी कि जो अपने गॉबलेट सेल होती है उसके अंदर म्यूकस मेम्ब्रेन पाई जाती है और ये जो म्यूकस मेम्ब्रेन होती है वो अपने जो म्यूकस होता है उसको प्रोड्यूस करने का काम करती है. द गॉबलेट सेल इज प्रोड्यूस द म्यूकस एट द सरफेस of mucous membrane. The main function of a mucus is kill the harmful microorganism into the respiratory tract या nasal cavity. यानी कि जो अपना गॉबलेट्स होती है वो अपने म्यूकस मेम्ब्रेन उसके अंदर म्यूकस मेम्ब्रेन पाई जाती है और ये अपने म्यूकस का सिक्रेशन करती है और ये म्यूकस जो होता है वो अपने माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल करने के अंदर हेल्प करता है अपने रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के अंदर. द नेजल कैविटी हैव द हेयर फॉलिकल्स एट द सरफेस ऑफ नेजल कैविटी. तो अपने नेजल कैविटी के अंदर हेयर फॉलिकल्स पाए जाते हैं. ये भी अपने माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड जो फॉरेन पार्टिकल्स होते हैं या डस्ट पार्टिकल्स होते हैं उनको अपने रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में जाने से रोकते हैं और उससे प्रिवेंट करते हैं. द मेन फंक्शन ऑफ हेयर फॉलिकल्स इज प्रिवेंट द फॉरेन पार्टिकल्स एंड डस्ट पार्टिकल्स इनटू द रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट. अब ओपनिंग ऑफ नेजल कैविटी इसमें साइनस जो होता है कि एयर फिल्ड कैविटी दैट प्रेजेंट एज नेजल कैविटी. यानी कि साइनस जो होता है अपने नेजल कैविटी के अंदर पाया जाता है. साइनस इज ऑल्सो नोन एज नेजल साइनस या पैरानेजल साइनस भी इसको बोलते हैं. द नेजल साइनस इज प्रेजेंट सराउंडिंग द नेजल कैविटी. तो नेजल साइनस होता है वो अपने नेजल कैविटी के चारों तरफ पाया जाता है और साइनस का मतलब होता है कि एयर फिल्ड कैविटी, यानी कि एक कैविटी लाइक स्ट्रक्चर होता है या जिसके अंदर एयर भरी होती है. और 4 प्रकार के जो नेजल साइनस होते हैं अपने नेजल कैविटी में पाए जाते हैं. फर्स्ट वन है फ्रंटल साइनस, सेकंड है मैक्सिलर साइनस एंड थर्ड है इथेमोइड साइनस एंड फोर्थ वन है अपने स्फेनोइड साइनस. फर्स्ट वन फ्रंटल साइनस. द फ्रंटल साइनस इज अकर इनटू द फ्रंटल बोन. अपने फ्रंटल बोन के यहाँ पर ये पाया जाता है. एंड फ्रंटल साइनस इज प्रेजेंट अबाउ द आइज, यानी कि आई के ऊपर की साइड अपने पाया जाता है, दोनों आइज के ऊपर. मैक्सिलर साइनस. द मैक्सिलर साइनस इज अकर एट द मैक्सिला बोन, यानी कि ये अपनी मैक्सिला बोन के अंदर पाया जाता है. द मैक्सिलर साइनस इज प्रेजेंट अंडर द आई, यानी कि अपने जो बोथ आइज है उनके नीचे की साइड पाया जाता है. इथेमोइड बोन, इथेमोइड साइनस इट इज़ अकर इनटू द इथेमोइड बोन. ये अपने इथेमोइड बोन के यहाँ पर पाया जाता है और ये प्रेजेंट होता है अपने बिटवीन बोथ आइज, यानी कि अपने दोनों जो आँखें हैं उनके बीच की साइड पाया जाता है ये. 4 वन है स्फेनोइड साइनस. द स्फेनोइड साइनस इज अकर द स्फेनोइड बोन. ये नहीं जो स्फेनोइड साइनस होता है अपने स्फेनोइड बोन के यहाँ पर पाया जाता है और स्फेनोइड साइनस प्रेजेंट होता है बिहाइंड द आइज, यानी कि अपने जो दोनों आँखें होती हैं उनके पीछे की साइड पाया जाता
है। फंक्शन ऑफ नेजल कैविटी, तो मेन फंक्शन इसका वार्मिंग, ह्यूमिडिफिकेशन एंड फिल्टरिंग और क्लीनिंग का होता है। फर्स्ट बना है, इट प्रोवाइड द एयर पासेज इनटू द रेस्पिरेटरी ट्रैक, यानी कि अपने रेस्पिरेटरी जो सिस्टम है उसके अंदर एयर को पासेज करने के अंदर हेल्प करती है। इट इज़ ऑल्सो हेल्प इन सेंस ऑफ स्मेल ड्यू टू ऑल्फैक्टरी नर्व, यानी कि अपने जो ऑल्फैक्टरी नर्व है उसके द्वारा ये स्मेल को सेंस करने में भी हेल्प करता है। इट इज़ ऑल्सो हेल्प इन पुलिंग ऑफ द एयर इनटू द रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, ये अपने रेस्पिरेटरी जो ट्रैक्ट होता है उसके अंदर एयर को खींचने के अंदर भी काम करता है, यानी उसको एयर को पुलिंग के अंदर भी हेल्प करता है। इट इज़ प्रोवाइड द वार्मिंग ऑफ द एयर इनटू द रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, यानी कि जो अपने एयर होती है उसको नम बनाने के अंदर भी हेल्प करता है। नेजल कैविटी इज ऑल्सो हेल्प इन ह्यूमिडिफिकेशन ऑफ द एयर इनटू द बॉडी। 6 फंक्शन इसका है, नेजल कैविटी इज प्रोवाइड द क्लीनिंग एंड फिल्टरिंग ऑफ द एयर इनटू द बॉडी, यानी कि ये अपने क्लीनिंग एंड फिल्टरिंग का वर्क भी करती है। अब सेकेंड अपन पढ़ेंगे फेरिंग्स के बारे में। फेरिंग्स जो होता है वो एक इम्पोर्टेंट ऑर्गन होता है अपने रेस्पिरेटरी सिस्टम का। फेरिंग्स से सुपीरियरली कनेक्टेड होता है अपने नेजल कैविटी से, एंड जो इन्फीरियरली कनेक्टेड होता है अपने लेरिंग्स से। फेरिंग्स होता है वो भी अपने अपर रेस्पिरेटरी सिस्टम का ही पार्ट होता है। एंड फेरिंग्स इज स्ट्रक्चर विच इज़ ए कंटिन्यू ऑफ द नेजल कैविटी, ये अपने नेजल कैविटी के अंदर कंटिन्यू होता है। और इट इज़ सिचुएटेड एट द बेस ऑफ स्कल ऑफ द बॉडी, बॉडी की जो स्कल होता है उसके बेस के अंदर ये प्रेजेंट होता है। जो इसकी लेंथ होती है वो 12 से 15 सेंटीमीटर अबाउट होती है। द फेरिंग्स इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट, जो फेरिंग्स होता है उसको 3 भागों में डिवाइड करते हैं अपन, नेजोफेरिंग्स, ओरोफेरिंग्स एंड लेरिंगोफेरिंग्स। नेजोफेरिंग्स इट इज़ फर्स्ट पार्ट ऑफ फेरिंग्स विच इज़ अकर कंटिन्यू द नेजल कैविटी। नेजोफेरिंग्स हैव द नेजोफेरिंजियल टॉन्सिल, जो अपने जो टॉन्सिल होता है उसका, ये जो टॉन्सिल होता है ये अपने प्रिवेंट करता है अपने फॉरेन पार्टिकल्स से। ओरोफेरिंग्स, इट इज़ द मिडल पार्ट ऑफ फेरिंग्स, इट अकर बिहाइंड द माउथ एंड टंग ऑफ द बॉडी, ये अपने माउथ एंड टंग के पीछे की साइड पाया जाता है। इट इज़ द कॉमन पार्ट ऑफ रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट एंड डाइजेस्टिव ट्रैक्ट। इट हैव द प्लेटाइन टॉन्सिल एट द लेटरल वॉल, ये इसके जो लेटरल वॉल होती है उसमें प्लेटाइन टॉन्सिल होता है। टॉन्सिल का मतलब ये है कि ये प्रिवेंट करने का काम करता है या प्रोटेक्शन का वर्क करता है टॉन्सिल का मतलब। फेरिंग्स, लेरिंगोफेरिंग्स, इट इज़ अकर बिहाइंड द लेरिंग्स, यानी ये अपने लेरिंग्स की पीछे की साइड पाया जाता है। इट इज़ द कॉमन पार्ट ऑफ रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट एंड डाइजेस्टिव ट्रैक्ट। द लोअर पोर्शन ऑफ लेरिंगोफेरिंग्स इज कंटिन्यू टू द ओसोफेगस। फंक्शन ऑफ फेरिंग्स, इट प्रोवाइड द एयर पासेज इनटू द रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट ड्यूरिंग रेस्पिरेशन, यानी कि रेस्पिरेशन के दौरान ये एयर पासेज का वर्क करता है। इट इज़ ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर टेस्ट बिकॉज फेरिंग्स कंटेंट द बेस ऑफ टंग, यानी कि जो फेरिंग्स होता है अपने जो टंग का बेस होता है वहाँ पर पाया जाता है, इसलिए ये अपने टेस्ट के लिए भी रिस्पॉन्सिबल होता है। इट इज़ ऑल्सो हेल्प इन वार्मिंग एंड ह्यूमिडिफिकेशन ऑफ द एयर। फेरिंग्स इज ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोटेक्शन ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ टॉन्सिल, एंड टॉन्सिल की जो प्रेजेंस के अंदर ये अपने प्रोटेक्शन का वर्क करता है। तो स्टूडेंट्स आज हम फेरिंग्स एंड नेजल कैविटी के बारे में ही पढ़ेंगे, फिर आगे हम लेरिंग्स के बारे में एंड ब्रोंकाई, ब्रोंकस और ब्रोंक्यूल्स, लंग्स एंड एलुलाई के बारे में पढ़ेंगे। तो इस वीडियो में यहाँ तक ही, धन्यवाद, थैंक यू।